नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। एनसीईआरटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज होने वाली है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज होगी इसमें हम 6 to 12 तक की एनसीईआरटी है उसे डिस्कस करेंगे। हमारा मोटिवेशन क्या होने वाला है, यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे कवर हो जाने चाहिए। यूपीएससी में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है तो आपका जो बेस होने वाला है ना, वो बेस आपका एनसीईआरटी ही होगा। अब क्यों एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे भी एनसीईआरटी का महत्व क्यों है, वो आगे हम देखेंगे। बट आपको एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी पढ़नी है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे कोई नोट से देखो, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एनसीईआरटी की खासियत है, एनसीईआरटी ज़रूरी है। हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, हमारा जो तरीका रहेगा 6 to 12 तक की एनसीईआरटी देखेंगे। उसमें सबसे पहले एक क्लास की हम एनसीईआरटी उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे पहले ज्योग्राफी उठाई, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। पहले 6 की ज्योग्राफी, फिर 7 की, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th, 11th और 12th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। फिर हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी को, फिर वैसे ही हम पॉलिटी की एनसीईआरटी को, फिर साइंस की और फिर इकोनॉमी की। अब क्लास वाइज क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं भाई एक दिन ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री फिर पॉलिटी, ऐसे क्यों नहीं। देखो क्लास वाइज पढ़ाने का तरीका यही है और कारण ये है कि अगर हमारी ज्योग्राफी, अभी आपने ज्योग्राफी पढ़ी, थोड़ी देर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ज्योग्राफी के लेक्चर चल रहे हैं, फिर हिस्ट्री के अगर हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आप है ना सारी चीज़ें एक साथ कवर कर लोगे। इसलिए हमें इस तरीके से पढ़ेंगे। और हमारा जो मेन मोटिवेशन यही है कि एनसीईआरटी को इतने डिटेल से देखें, इस तरीके से देखें। एक तो एनसीईआरटी में जो फालतू की चीज़ें, काम की चीज़ें हैं, उनको अलग अलग करेंगे। काम की चीज़ें हम पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा। साथ ही साथ में अगर एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। उसके अलावा हमारा क्या मोटिवेशन होने वाला है, उसके अलावा कई बार क्या होता है एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम है ना टफ बनाने के चक्कर में एग्जाम को इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जाम को इंपॉर्टेंस मतलब आपको ये लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम है, वहाँ पर तो सारे क्वेश्चन टफ होंगे, तो हम है ना वो सारी चीज़ों को हम देखते ही नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन हम उनको है ना देखते ही नहीं है। तो हम वो भी सारी चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि हम क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी देखेंगे। क्लास वाइज एनसीईआरटी देखने वाले हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ज्योग्राफी चल रही है, उसमें सौर मंडल का पहला चैप्टर है, तो सौर मंडल में 6 में क्या लिखा है, 7th में क्या लिखा है, 8th में, 9th में, 10th, ऐसे भी कर सकते हैं। बट हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि कई लोग हैं वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमें वो क्लास वाइज करेंगे। 6th की पहले करेंगे, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 9th की। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब बात करें कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है, क्या कारण है, हम एनसीईआरटी को क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कारण की बात करें तो देखो बाकी सारी चीज़ें तो है। आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, या तो कर रहे हो यूपीएससी की या कर रहे हो आप पीसीएस की। तो अभी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी की प्रीलिम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंस में देखो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जो भी पेपर्स होते हैं उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बात करें प्रीलिम की तो यहाँ से जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम में, यानी कि 200 नंबर के, ठीक है। अब 100 में से 70 क्वेश्चन होते हैं वो होते इजी टू मीडियम लेवल के, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा कठिन होंगे ना बहुत ज़्यादा इजी होंगे, इसके बीच के लेवल के होंगे। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होंगे, कुछ मीडियम भी होंगे। तो 70 क्वेश्चन तो इस टाइप के होने वाले हैं, ठीक है। पीछे बचे हुए 30 क्वेश्चन वो होने वाले बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत कठिन होने वाले हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। अब ये कहाँ से सॉल्व होने वाले हैं, इनके पीछे हमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम में 100 आउट ऑफ 100 आपको लाने भी नहीं है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए प्रीलिम में, तो हमारा टारगेट यही होने वाला है कि हमारे है ना 50 से 60 क्वेश्चन है वो सही हो जाए, हमारे 100 से 110 के बीच में नंबर आ जाए, हमारा सिलेक्शन ना रुके, बस यही हमारा टारगेट होने वाला है। और ये जो नंबर हमें कहाँ से मिलने वाले हैं,
उसमें एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो हम देख रहे थे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, उसका कारण क्या है। तो अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका बेस क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। सबसे पहला कारण क्या है, क्यों एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? पहला कारण यही है कि ये बेस मजबूत करती है। बेस कैसे? कोई भी आप मकान बना रहे हो उसमें सबसे पहले आप आधार को मजबूत करोगे, ये जो नींव है इसको मजबूत करोगे ना, तो ये नींव मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। आपका बेस क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे दिए गए हैं। जैसे हम आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे सौर मंडल की बात हुई है, सन क्या होता है, मून क्या होता है, ठीक है, अर्थ क्या होती है, ये बेसिक टर्म्स है। ये आप समझोगे तब जाके आप एडवांस लेवल की चीज़ें समझ पाओगे। तो आपके बेस को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो इस वजह से हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेस को क्लियर करती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी दिक्कत क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, कि हमें है ना कुछ शब्द लिखने होते हैं। जैसे मेंस में हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं, प्रीलिम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वहाँ पे शब्द होते हैं ना, जो भाषा होती है ना, ये भाषा इस तरीके की होती है, शुद्ध हिंदी होती है, ठीक है, शुद्ध हिंदी होती है। अब ये जो शुद्ध हिंदी है ना, इसको समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी भाषा को बेहतर बना देती है। आपको समझने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका है, आपको मेंस में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, तो वो एनसीईआरटी से पता चलेगा। एनसीईआरटी में जो शब्द दिए गए हैं, जो शब्दावली है, वो बहुत ही अच्छी दे रखी है। अगर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप मेंस में करते हो तो आपका मेंस वर्क का आंसर भी अच्छा हो जाएगा, और प्रीलिम में करते हो तो ये भी अच्छा माना जाता है। क्योंकि प्रीलिम के क्वेश्चन में जो मुख्य दिक्कत आती है वो यही होती है कि शब्द आपको समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन तो ईजी होता है, बस उसके क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, वहाँ पर जो शब्द यूज किए गए हैं, वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है, वो थोड़ी कठिन स्तर की होती है। तो आपको सबसे पहले इस भाषा को समझना है। अगर आप भाषा समझ गए तो प्रीलिम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और मेंस में भी आप उत्तर लेखन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको सहायता मिल जाएगी। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपकी भाषा के स्तर को सुधारती है। यहाँ पर ऐसे शब्द दिए गए हैं, उसका प्रयोग आपको मेंस में करने को मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरी, इसकी भाषा बहुत अच्छी है। तीसरी, ये काफ़ी सरल है, काफ़ी ईजी इसमें समझाया गया है। इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो बताने का तरीका है, वो काफ़ी सरल है। तो ये आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग है ना, समझने का तरीका है, उसे भी बेहतर करती है। यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने का काम करती है। इससे समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये भी एक एनसीईआरटी है, वो आपकी मदद करती है, ठीक है। काफ़ी सरल है, काफ़ी ईजी है, तो वो भी आपकी एनसीईआरटी में मदद हो जाती है। तो हमें एनसीईआरटी इस वजह से पढ़ रही है, एक तो भाषा को बेहतर कर रही है एनसीईआरटी, साथ ही साथ में हमने देखा कि यूपीएससी प्रीलिम और मेंस में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है तो आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा है। अब एनसीईआरटी और आप है ना यूपीएससी के सिलेबस को आप मैच करोगे ना, तो कई यूपीएससी के टॉपिक है, कई यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे कि बात करें हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप एनसीईआरटी पढ़ के उसका उत्तर दे सकते हो। तो इसके लिए ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, वरदान मान लो। इसके अलावा ना तो कोई जीसी लियोंग पढ़नी है, ना माजिद हुसैन पढ़नी है। ज्योग्राफी तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, साथ में करंट रखो और एनवायरनमेंट के टॉपिक को क्लियर कर लो। तो आपकी ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी आपका बेस तैयार कर देती है। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हिस्ट्री में भी जो एनसीईआरटी में चीज़ें दे रखी है उससे प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, जो प्राचीन भारत के क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी का महत्व है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 10 से 15 क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उसका आंसर, उसका उत्तर केवल हम एनसीईआरटी पढ़कर ही दे सकते हैं। ऐसे हर साल 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे जाते हैं, और मेंस में तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर लेखन करने के लिए, जिनका उत्तर लिखने के लिए हमें एनसीईआरटी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो शब्द ओनली एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उस प्रकार की भाषा केवल एनसीईआरटी में दी गई है। इसलिए एनसीईआरटी का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। बार बार ऐसे क्यों बोला जाता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्यों पढ़नी है। तो एनसीईआरटी इस वजह से पढ़नी है क्योंकि ये प्रीलिम में मदद करेगी आपकी, ये मेंस में मदद करेगी, ये इंटरव्यू में भी मदद करेगी। इंटरव्यू में कैसे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए होते हैं वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए गए होते हैं। अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल का उपयोग हम करते हैं तो वहाँ पर भी सहायता मिल जाती है। इस वजह से एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके क्लियर हो गई कि हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं।
तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और आपको पढ़नी ही होगी। इसकी भाषा अच्छी होती है, ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, काफ़ी आसानी से समझ में आने वाली होती है, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, काफ़ी इसे सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है। तो इस वजह से हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। अब एनसीईआरटी की सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी में पढ़नी है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि देखो हम एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े। अब एनसीईआरटी पढ़नी कौन सी है? तो न्यू में भी देखो दो न्यू है। ओल्ड तो जो बहुत पुरानी चलती थी, जो बहुत पुरानी, जैसे कि 2010 तक चलती थी, ठीक है, ये 2010 तक की एनसीईआरटी वो ओल्ड में आती है। उसके बाद में एक एनसीईआरटी आती है 2010 से 2020 तक में थी, 2021-22 तक थी। तो ये 2010 से 20 वाली थी ना, जो अभी लेटेस्ट कुछ चेंजेस हुए, अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी चल रही थी उसमें भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो देखो वो तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, अभी रिसेंट टाइम में जो चेंजेस हुए उनको नहीं पढ़ना है। उनको क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उसे बहुत हल्का कर दिया, उसमें काफ़ी चैप्टर हटा दिए हैं, तो वो एक बारीक सी होगी एनसीईआरटी, तो उसको तो नहीं पढ़ना है। आपको कौन सी पढ़नी है? ये जो हमारे टाइम में चलती थी ना 2010 के बाद वाली एनसीईआरटी, इसे ना तो ओल्ड है ना मिडाइवल है। उसके बाद ये जो हम कवर कर रहे हैं वही एनसीईआरटी पढ़नी है। हम कौन सी कवर कर रही है? मीडियम वाली कवर कर रहे हैं, मध्यम वाली, क्योंकि ना तो उसमें कोई पुराना डेटा है ना कोई अभी नए वाला डेटा है, तो ये बीच वाला डेटा है। तो ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा काम की है। यहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं, जो फैक्ट दिए गए हैं, काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी अच्छे इसमें फैक्ट दिए गए हैं। और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो इसी से पूछती है। ओल्ड वाली जो बहुत ज़्यादा पुरानी होगी वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते, और नई वाली में तो काफ़ी सारी चीज़ें काट दी हैं, तो नई वाले से भी नहीं बनती। तो इस वजह से हमें जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो बीच वाली पढ़नी है, जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका, या मोस्ट ऑफ लोगों के पास में यही वाली होगी, वही एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको और कन्फ्यूजन इस पर नहीं क्रिएट करना कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। तो हमने देख लिया था हिस्ट्री में कौन कौन सी पढ़ने वाले, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा हिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो तो देखो हम हिस्ट्री में ऐसे बताएंगे भाई क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो बात करें सबसे पहले होता है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या स्रोत होने वाले हैं? सबसे पहले हमारी होने वाली एनसीईआरटी, ठीक है, इसके बाद में होने वाली RS शर्मा। अब ये जो RS शर्मा है ना, इसमें मेंस के लिए तो ठीक है, पर प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन उठते नहीं हैं, ठीक है, प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद कोई नोट्स वगैरह है वो खुद की क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है ना वो सारी क्लियर हो जाए। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ पर ऐसा कोई सोर्स नहीं है, स्पेसिफिक कोई भी सोर्स नहीं है जहाँ से सारे क्वेश्चन है वो उठते हो। वैसे RS शर्मा सजेस्ट की जाती है, बट RS शर्मा से भी अभी क्वेश्चन उठ नहीं रहे, क्वेश्चन है वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहीं बन रहे हैं तो हमें इसका आंसर RS शर्मा पढ़ के दे नहीं पा रहे हैं। एकदम ऐसी बुक पढ़ी है जो आप पढ़ रहे हो तो ऐसी बोरिंग टाइप की बनी हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। मेंस में तो फिर भी काम किए, प्रीलिम में इसका कोई ज़्यादा ऐसे वेटेज है नहीं। जैसे इसको जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। वैसे इतनी RS शर्मा में ऐसा कुछ है नहीं दिया हुआ, बट फिर भी RS शर्मा एक बार देखना जरूर, मेंस वगैरह में हेल्प कर देती है। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस RS शर्मा प्लस तमिलनाडु बोर्ड की बुक देख लो, या तमिलनाडु बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है तो उसके लिए हम नोट्स बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें भी हमारी कवर हो जाए और हम आसानी से एग्जाम को निकाल पाए। तो प्राचीन भारत कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी प्लस RS शर्मा प्लस क्या देखना है, प्लस में हम या तो तमिलनाडु बोर्ड अगर अवेलेबल है किसी के पास तो, और कोई समझ पा रहा है तो, और नहीं समझ पा रहे हैं तो हम खुद नोट्स क्रिएट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे प्राचीन भारत के लिए। उसके बाद में आते हैं हम मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में क्या काम की चीज़ें हैं? मिडाइवल में सबसे पहले बात करें सतीश चंद्र और एनसीईआरटी। मिडाइवल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो बेस होने वाला है वो तो एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा, या फिर उसके लिए आपको पढ़नी होगी आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी पड़ेगी,
क्योंकि सतीश चंद्रा में पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, पॉलिटी के बारे में ज़्यादा दे रखा है, जो मध्यकालीन भारत में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में ज़्यादा है, आर्ट के बारे में थोड़ा कम है। बट ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्यकालीन से वो आर्ट से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोनों को साथ में करके आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से मध्यकालीन भारत कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक तो बहुत टफ होते हैं और ये जो होते हैं कल्चर के ओरिएंटेड होते हैं, कला और संस्कृति के ओरिएंटेड होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद में आ जाती हैं अभी जो वर्तमान मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न भारत, ठीक है। मॉडर्न भारत में बात करें, मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी NCERT, ठीक है। न्यू प्लस ओल्ड दोनों ही देख लेना। वैसे तो हम न्यू से काम चला लेंगे, कुछ चीज़ हम खुद कवर कर लेंगे, पर अगर कोई अलग से पढ़ना चाहता है जिसके पास में कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ओल्ड भी देख सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो मध्यकालीन जो अभी मॉडर्न इंडिया है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पुर्तगाल है, ब्रिटिशर है, ये भारत आए थे तो वहाँ पे इन्होंने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे, कौन सी चीज़ों का ट्रेड कर रहे थे, ये क्वेश्चन भी रिसेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं। अब इसका जो आंसर है ना वो कहाँ पे देखने को मिलता है, इनका जो आंसर है ओल्ड NCERT में देखने को मिलता है। इसलिए ओल्ड NCERT जरूरी होती है। तो अगर कोई अलग से पढ़ना चाहे तो ओल्ड NCERT पढ़ लेना, अगर कोई अलग से नहीं पढ़ना चाहता, हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसको हम ये चीज़ें सारी क्लियर करवा देंगे कि उसको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो NCERT, उसके बाद में एक स्पेक्ट्रम, बस बहुत है, ठीक है। स्पेक्ट्रम और NCERT से ये हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई बोलेगा राजीव अय्यर, तो उससे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते हैं, मेंस के लिए तो ठीक है, बट प्रीलिम में ये काम की है नहीं। तो इस प्रकार से हम मॉडर्न इंडिया को, ये जो हिस्ट्री है, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बार तरीका बता दिया भाई हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वैसे तो हम अलग से NCERT के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें देखेंगे भी, लेकिन अभी मैंने एक तरीका बता दिया कि आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको, ठीक है। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब ठीक है, उसके बाद में आते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी भी NCERT है। तो ज्योग्राफी में 6 to 12 तक की ओनली NCERT पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना, 6 to 12 तक की ओनली NCERT पढ़ो। इसके अलावा ज्योग्राफी में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस 2 क्वेश्चन होते हैं मैप के। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैप होते हैं वो पूछे जाते हैं करंट से, करंट अफेयर से। तो डेली करंट अफेयर को फॉलो करो, जो भी प्लेस आपको लगता है न्यूज़ में है उसे टिक करो और अच्छे से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल के लिए चल रहा है अभी, एग्जाम्पल के लिए यूक्रेन न्यूज़ में है, तो पहले यूक्रेन को पढ़ो कि यूक्रेन कहाँ पर लोकेटेड है, इसके नेबर कंट्री कौन कौन सी, इसकी बाउंड्री किस किस देशों से लगती है, कौन कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी सी से इसकी बाउंड्री लग रही है। ये सारी चीज़ें यूक्रेन के बारे में पढ़ ली। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। ऐसे अगर पढ़ना चाहो तो ठीक है, अगर ऐसे आपसे नहीं हो रहा है तो आप उठाओ कॉन्टिनेंट उठाओ। पहले उठा लिया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में कितने देश हैं सब पढ़ो, कौन से देश की किसी बाउंड्री लगती वो पढ़ो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है वो पढ़ो। तो इस प्रकार से भी आप है मैप को क्लियर कर सकते हो। क्यों मैप को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इसको कैटेगरी करता हूँ, ये आसान स्तर के हैं, ये ईजी लेवल के हैं। इसे आप आसानी से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। इस वजह से आपको मैपिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन है वो हमारे ज्योग्राफी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारी ज्योग्राफी सारी हो जाएगी, NCERT से ये सॉल्व हो जाते हैं, तो इसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट अलग से ध्यान से देखो, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। फिर पॉलिटी के बारे में बात करें तो वो आगे हम बात ही करेंगे, लेकिन ये हम समझना, पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत और NCERT देख लो, ठीक है, बस उससे हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमने बेसिक चीज़ें बताई, ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं बताई कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो ज्योग्राफी 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और राजनीति में कौन कौन सी पढ़नी है, राजनीति में देखो ये कन्फ्यूजन रहेगा, कोई बोलेगा 6 to 12 तक की पढ़ लो, कोई बोलेगा 6 to 10 तक की पढ़ लो, कोई बोलेगा 9 से 12 तक की पढ़ लो। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, पर एक बार देख ही लो यार, अगर आपके पास में टाइम है ना तो 6 से 12 तक की देख लो। वैसे 6 की जो NCERT उसमें ऐसी कुछ चीज़ दे नहीं रखी है, बट एक बार देख ही लो ना, आपके पास टाइम है तो आपकी वोकेबलरी जो शब्दावली होती है वो मजबूत हो जाएगी, आपके पास में शब्द आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, आपकी लिखने का तरीका बेटर हो जाएगा। एक बार 6 से 12 तक की देख ही लो। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई आपको ये पढ़ने का बोलेगा, कोई क्या बोलेगा,
पर मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार अगर पास में टाइम है ना आपके पास में अच्छा खासा, तो एक बार पॉलिटी को देख ही लो। अगर टाइम नहीं है तो अलग बात है, तो 6th 10th भी देख लो, 9th 10th वैसे कुछ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास में अच्छा खासा टाइम है तो एक बार 6th 12th तक की पॉलिटी को भी देख लो, ठीक है। तो इसलिए आपके सॉल्व हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। और बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी 9th 10th ये भी मत पढ़ो, 11th 12th ही इनफ है, ये न भी पढ़े को चलेगा, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए तो 11th और 12th ही बेटर है, इसके अलावा कुछ भी मत देखो, चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा इकोनॉमी में, और कहीं जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और साथ में मुन्ना सर के नोट्स देख लेना तो बात खत्म। साइंस में 6th से 10th तक देख लो, ओनली 6 से 10, 11th 12th नहीं देखना है। यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत हार्ड दे रखी है, नहीं देखना है। और देखनी है अगर बायो देखनी है तो बायो के कुछ चैप्टर लास्ट वाले देख लो, नहीं देखने तो कोई दिक्कत नहीं है, एनवायरनमेंट अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ से हो जाएगी। और 6 से 10 तक की जो NCERT है वो इसकी भी देख लो। बाद में बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर वगैरह, वो सब चीज़ें हैं तो उनके लिए अलग से बुक है NCERT, देखना चाहो टाइम है तो सोशोलॉजी की भी देख लो, आर्ट एंड कल्चर की भी देख लो, नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता तो गोली मारो, ठीक है। वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। UPSC में क्या पैटर्न रहता है, 10 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट NCERT से हर साल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ईजी यानी कि आसान और मध्यम स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसान और मध्यम स्तर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फिजिकल फीचर से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सा माउंटेन है, रिवर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में बोले तो टाइम लाइन है, इवेंट यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मेंस में भी अलग अलग टाइप से आप इसका उपयोग कर सकते हो, तो NCERT का महत्व वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, प्रीलिम के लिए काम की है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस वजह से पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी NCERT पढ़ रहे हैं तो वो देख ही चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ठीक है। हिस्ट्री में कौन कौन सी दिख रहे हैं, इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोट्स का, क्या नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप स्वयं पढ़ रहे हो, स्वयं आप NCERT पढ़ रहे हो, ये मैं क्वेश्चन है ना लोग पूछे हैं इसलिए इन सबको बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग लोगों ने मैसेज में कमेंट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या चीज़ है, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ, बट लोगों ने ये सारी चीज़ें पूछी हैं, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो बात करें नोट्स की, तो अगर है ना आप स्वयं से पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, किसी नोट्स का सहारा नहीं ले रहे हो, कोई क्लास आपने ज्वाइन नहीं करी है, स्वयं से पढ़ रहे हो, तो पहली बार क्या करना है आपको, रफ पढ़ना है। रफ पढ़ना कैसे, जैसे NCERT उठाई, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा उसको देख लो, दूसरा चैप्टर पढ़ा देख लो। पहली बार में कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं, सिंपल पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर दोबारा और पढ़ो, आपके पास में कम से कम 3 साल का टाइम होना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, 3 साल का टाइम है, तभी ये सारी चीज़ें करना, नहीं तो उसके लिए अलग हो सकता है। बट मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो पहली बार प्रिपरेशन जिसने स्टार्ट करी, मैं उसी के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, सेकेंड अटेम्प्ट वाला है, तो उसके लिए सारी चीज़ें काम की नहीं, उनके लिए अलग मेथड आ जाता है, ठीक है। उनका तरीका अलग होगा पढ़ने का, उनकी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी, उनको बस वो रिवीजन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्यों नहीं रहे हो रहा है वो अपनी अब चीज़ें देखनी है भाई, कि इवोल्यूशन करना है, मेरा कहाँ अटक रहा है, मेरे कहाँ प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कौन सी चीज़ें मेरे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सी कम पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो उनके लिए है। बट ये मैं बता रहा हूँ जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जो नया बंदा है ना, उसके लिए सारे मैं रोड मैप बना के दे रहा हूँ। तो अगर नया बंदा है जिसने अभी NCERT स्टार्ट करी है और वो खुद से पढ़ रहा है, कोई भी क्लास वगैरह उसके पास में नहीं, यूट्यूब वगैरह कहीं सहारा नहीं ले रहा है, वो खुद से NCERT पढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है, एक बार तो NCERT ऊपर से पढ़ लेनी है, बिना कुछ सोचे समझे NCERT को ख़त्म करो। जैसे ज्योग्राफी खत्म करी, हिस्ट्री खत्म करी, पॉलिटी खत्म करी, ऐसे एक बार में ख़त्म कर लो। फिर बीच में मन लगेगा नहीं यार नोट्स बनेगा, लेकिन आपसे है ना पहली बार में नोट्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें काम की लगेगी। अगर वहाँ पे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, वो भी आपको लगेगी नहीं यार ये तो काम की है, इसको तो हमें लिखना चाहिए, तो वहाँ पर वो आपको दिक्कत कर जाएगी। बट मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको सही से पढ़ना है तो एक बार तो ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। साथ में PYQs वगैरह देखते रहो, PYQ भी सॉल्व नहीं करनी, यूपीएससी ने जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे हैं उनको सॉल्व नहीं करना, एक बार देखना है, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा कि आपको PYQ से पता चलेगा कि यूपीएससी है वो किस प्रकार की क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, प्रश्नों का जो स्तर है वो आपको पता चलेगा। अब प्रश्नों का जो स्तर है वो आपको पता चल गया, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको पता चल गया है, तो अब आप क्या करोगे, दोबारा जब रिवीजन करोगे NCERT का, तब आपको पता चलेगा नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें काम की है और ये चीज़ें काम की नहीं है। तो अगर कोई खुद से अध्ययन कर रहा है, उसको पहली बार में कोई नोट्स नहीं बनाना है, दोबारा भी हो सके तो मत बनाओ,
तीसरी बार जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तब नोट्स बनाओ, नहीं तो दोबारा ही बना लो, दूसरी बार में बना लो तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो नोट्स कब बनाने हैं? जब खुद से पढ़ रहे हो। तो खुद से नहीं पढ़ रहे हो, क्लास व्लास का सहारा ले रहे हो, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट नोट्स होते हैं, नहीं तो वो पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से आप देख देख के बना सकते हो वो क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या नहीं है, तो वो एक बार बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होगी कि नोट्स बनाना है नहीं बनाना है। फिर नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। अगर आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो तो आपका टारगेट हो कि जब आप रिवीजन करते हो तब आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़े। जैसे कि मैं है यहाँ पे ये सारी 4 चीज़ें लिखी हुई है, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके मेरे को नोट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सारे 4 पॉइंट सारे तो क्लियर नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने का सही तरीका। पहला पॉइंट ये मैंने ये लिखा, पहला सिलेबस को ध्यान में रखो। मैं नोट्स ऐसे बनाऊंगा, जैसे 4 पॉइंट पढ़े मैंने, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, सिलेबस को ध्यान में रखो, 1 पॉइंट लिख दिया, चैप्टर को पढ़ हो और शॉर्ट नोट बनाओ और कीवर्ड का इस्तेमाल करो। ये 4 पॉइंट मैंने मतलब 4 लाइन में ये पूरे क्लियर कर लिए। ये वाली चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें, इसका मतलब मेरे को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें लिखी होगी, तो ये नहीं पढ़ूंगा तो भी मैं है वो सारी चीज़ें समझ जाऊंगा। जब दोबारा पढ़ूंगा तो नीचे वाली चीज़ें मेरे को पता है। हेडिंग मैंने लिख के भी इस प्रकार से कर सकता हूँ। अगर आपको हेडिंग याद नहीं रखता तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, वो तो लिख दो। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नहीं लिख सकते हो कि पहली बार पढ़ने का सही तरीका ये है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसकी राजधानी दिल्ली है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये चीज़ें तो आपको पता है। जिस चीज़ का पता है वो फालतू लिख के कॉपी क्यों भरनी, बस वही चीज़ है ना। तो इस तरीके के नोट्स हमेशा आपके शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, एकदम फ्लो चार्ट इस्तेमाल करो, डायग्राम इस्तेमाल करो, टेबल बनाओ, इस तरीके से लिखो जो अगली बार आप दोबारा पढ़ो तो आपको पढ़ने में आनंद आ जाए, आपको लंबा भी न लगे, लेंदी भी न लगे, और आप कम टाइम में सारी चीज़ें हैं वो रिकवर कर सको, यानी कि रिकॉल कर सको, याद कर सको। तो नोट्स हमारे इस प्रकार के होने चाहिए। नोट्स का मतलब ही ये होता है कि नोट्स हम रिवीजन के पर्पज़ से ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हमें रिवीजन करना होता है, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स आप इस तरीके के बना सकते हो। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। हमारी एनसीईआरटी में हम पहले स्टार्ट करेंगे आज ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी से यूपीएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये क्वेश्चन हम क्यों दिखा रहे हैं? क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्या ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं? नहीं, आपको ये सॉल्व नहीं करने हैं। सॉल्व तो ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस वजह से दिखा रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूपीएससी है वो किस स्तर के क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसके पूछने का तरीका क्या होता है, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है ज्योग्राफी में, एक क्लाइमेट जलवायु नाम का एक चैप्टर है, टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानसून का पूर्व अनुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशियन डायपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? आईओडी, इंडियन ओशियन डायपोल क्या होता है हम आगे समझेंगे। अभी आपको एक चीज नहीं ध्यान नहीं देना है, अभी आपको समझना है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया, आईओडी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि ये 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि इस जो स्टेटमेंट है उसमें से सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच में सागर पृष्ठ पर तापमान में अंतर की विशेषता को बताता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित करता है। अब ये चीजें क्या होती है? एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, हिंद महासागर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ेंगे। आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें कवर करेंगे। अभी मैंने इसलिए दिखाया आपको कि इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि हमें किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। इसका आंसर लाने की आपको दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो क्वेश्चन दिखाया इसका तरीका यही था, इसका मतलब यही था, इसका कारण यही था कि यूपीएससी है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। एक और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या है? निम्नलिखित युग्म मतलब होता है जोड़े पर विचार करिए। पहला है पहाड़िया, दूसरा क्षेत्र। ये कार्डमम पहाड़िया है, कैमूर पहाड़िया, महादेव पहाड़िया, मिकिर पहाड़िया, ये कहाँ कहाँ स्थित है, इनको आपको मैच करवाना है। तो यूपीएससी ने पूछा और एनसीईआरटी से ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे मैप दे रखा है, मैप में सारी चीजें दे रखी, तो यहाँ से सॉल्व हो सकती है, तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्यों दिखाया है? क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। 2013 में एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है,
जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय रिवर पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? ये कारण दे रखे हैं, सही का चुनना है आपको। तो इसी वजह से ये पढ़ने का तरीका है, कहने का तरीका, क्वेश्चन दिखाने का तरीका है कि यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। देखो रिवर से पूछ लिया है और ये एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता है, और ये एक रिवर से और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये बेस क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम है वो एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना समझ में आ गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी, हिस्ट्री कैसे पढ़नी, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम आगे, हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी क्लास 6 कितने चैप्टर है? सौरमंडल, ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी की संरचना, स्थल रूप, हमारा देश और भारत जलवायु। ये 8 चैप्टर है। इस 8 चैप्टर को हम क्लास 6 में देखने वाले हैं। कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर, इनको देखने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में देखना है, अर्थ के बारे में। ये बेसिक कुछ शब्द हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। अब देखो, मैं एक बार आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से एनसीईआरटी घर पे पढ़ते हैं और हमें किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। तो एक बार आप एनसीईआरटी को देखो, ये रही एनसीईआरटी। पहला चैप्टर क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, एक बार मैं पेन ले लेता हूं। ये हमारा पहला चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप कैसे पढ़ोगे? सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है, आसमान। ये ऐसे ऐसे जो हम बचपन में पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ोगे, और पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया नहीं क्या चीज़ काम की है क्या नहीं है, तो आप ऐसे ही पढ़ोगे। क्योंकि अलग से पढ़ने का तरीका भी तो नहीं पता ना कि भाई क्या चीज़ें काम की है। एक बार पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा चीज़ काम की कौन सी है, काम की कौन सी नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए आपको क्लास का सहारा लेना, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे ये जो पूरी बातें लिखी गई है ना, यहाँ पर कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ये लाइन काम की है। ठीक है, अमावस्या, सूर्य, वो चांद वगैरह, वो चीज़ें क्यों बनती है, ये थोड़ी बहुत यहाँ से कोई काम का नहीं है। बस यहाँ से एक खगोलीय पिंड काम का है, एक तारे मतलब स्टार क्या होता है, ये चीज़ काम की है। तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत कहाँ थी, क्योंकि इसमें से इतनी ही चीज़ जरूरी है। और आप क्या पढ़ोगे, आप सारी चीज़ पढ़ोगे। आप नोट्स बनाने बैठोगे तो ये सारी चीज़ें लिखोगे, ये भी लिखोगे। अब इतना लिखोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। इसलिए हम ये इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़े। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड के बारे में इतना डिटेल में लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको टाइम को सेव करना है। तो जो चीज़ें काम की हैं वो हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो पूरा दूसरा, यहाँ पे नक्षत्र, ये चीज़ काम की है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ही काम किया। ध्रुव तारा क्या होता है, ये लाइन काम की है। उसके बाद में ग्रह क्या होते हैं, ये लाइन काम की है। तो ये चीज़ें हैं वो हमारे काम की है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। फालतू जो काम का नहीं है वो हम चीज़ें पढ़ने वाले नहीं हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मांड क्या होता है, आप क्या जानते हो ब्रह्मांड के बारे में? एक पॉइंट लिखो, एक लाइन लिखो, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स से आप क्या समझते हो, एक बार सोच के बताओ। यूनिवर्स से यानी ब्रह्मांड से आप क्या समझते हो? तो हमने है ना बचपन से देखते आ रहे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें ब्रह्मांड के बारे में पता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसी आकृति है, इसके ना तो कोई आकार है ना कोई इसकी आकृति है, ये अनलिमिटेड है, कोई इसका एंड भी नहीं है। मतलब संसार में जो भी चीज़ें हैं वो पूरी ब्रह्मांड है, पूरी ब्रह्मांड। चाहे पृथ्वी की बात करो, ग्रह की बात करो, चाहे स्टार की बात करो, यानी तारों की बात करो, चाहे मून की बात, चंद्रमा की बात करो, चाहे ग्रहों की बात करो, चाहे गैसों की बात करो, चाहे कण की बात करो, चाहे पत्थर की बात करो, सारी चीज़ें ब्रह्मांड में आती है। ये असीमित है, इसका कोई एंड नहीं है, ना इसका कोई कोना है, ठीक है, ना इसका कोई एंड है, ना इसको कोई नाप पाया है। अनलिमिटेड बना हुआ है, पूरा संसार है वो एक ब्रह्मांड है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अनंत है, अनंत पूरा। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड एक अनंत है। सब कुछ संसार में, इस पूरे
पूरे सोलर सिस्टम छोड़ो, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ें मौजूद है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड नेवर एंडिंग, इसका कोई एंड नहीं है। तो जो सब कुछ है वो ब्रह्मांड है, जिसका भी अस्तित्व है वो ब्रह्मांड है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें तारे आते हैं यानी कि स्टार आते हैं, इसमें ग्रह आते हैं यानी कि प्लानेट आते हैं, ग्रह प्लानेट आते हैं। इसमें और क्या आता है? आकाशगंगा आती है। आकाशगंगा क्या होती है हम आगे देखेंगे। आकाशगंगा इसमें आती है। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड असंख्य है, अनलिमिटेड है, इसका कोई एंड नहीं है। जो भी चीज़ें अस्तित्व में है वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें तारे आते हैं, और क्या आता है? इसमें ग्रह आते हैं, इसमें चंद्रमा आते हैं, इसमें आकाशगंगा आती है। यानी कि खाली स्थान भी है ना, कहीं पे भी अगर कोई भी एम्पटी स्थान है, एम्पटी पॉइंट है, कोई निर्वात भी है ना, तो वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ब्रह्मांड से बाहर है। कोई चीज़ नहीं भी है ना, तो वो भी ब्रह्मांड में है। कहाँ पर कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल शून्य, गैस भी नहीं है, तो वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का कोई एंड नहीं है। ब्रह्मांड सब कुछ है संसार में, इस पूरे जो भी चीज़ें शामिल है सारी ब्रह्मांड में है। ठीक है, ग्रह हो, चाहे तारे हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे आकाशगंगा हो, चाहे खाली स्थान हो, सब कुछ ब्रह्मांड में। ये जो ब्रह्मांड है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार फैलता है, इसका विस्तार होता जा रहा है, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, विस्तार होता जा रहा है। तो अब आप ये कहोगे कि विस्तार कैसे होता जा रहा है? जैसे कि पृथ्वी है, उसका तो विस्तार नहीं हो रहा है, सूर्य का तो विस्तार नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मांड का कैसे विस्तार हो रहा है? अब इसका कोई आंसर है ही नहीं, कैसे विस्तार हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इसके लिए अलग अलग थ्योरी दी जाती है कि ब्रह्मांड पहले एक टुकड़ा था, टूट के अलग अलग बना, बट इसकी कोई स्पेसिफिक थ्योरी है वो कुछ भी नहीं है। ये क्यों विस्तार हो रहा है, क्यों इसमें एकदम कोई लिमिट नहीं है, क्यों इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो वैसी कोई रिसर्च हुई नहीं है। और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है कि ब्रह्मांड का क्यों एंड नहीं है, क्यों ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो ब्रह्मांड क्या है? संसार में जो भी अस्तित्व में है, तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाशगंगा, खाली जगह, सब कुछ ब्रह्मांड है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, सब कुछ ब्रह्मांड है। तो ये पूरा देख लो ब्रह्मांड है। क्या क्या चीज़ शामिल है? अर्थ है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है। सबसे अर्थ किस में आती है? सोलर सिस्टम में आती है। सोलर सिस्टम किस में आता है? गैलेक्सी में आता है। और गैलेक्सी किस में आती है? ब्रह्मांड में आती है। एक अर्थ यानी कि प्लैनेट, सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट हो सकते हैं, फिर एक गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम होते हैं, एक ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी हो सकती है। तो सबसे बड़ा है वो ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ब्रह्मांड है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं गैलेक्सी। ब्रह्मांड तो हमने समझ लिया, बात करते हैं गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, सैमसंग वाली गैलेक्सी नहीं, ये गैलेक्सी होती है आकाशगंगा है। अब ये क्या होती है? देखो, आकाशगंगा है ना, ये किस प्रकार से बनी? ये गैसों का, ये गैस इस प्रकार से गैसों का बना होता है। ये जो गैसें होती हैं इस प्रकार से ये बनी हुई होती है। वैसे कोई इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, आकार नहीं है, बट ये गैसों के टाइप इस प्रकार से बनी हुई होती है आकाशगंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें तारे यानी कि स्टार, जैसे कि आप बात करते हो सन की बात करते हो, ये हमारा तारा है तो वो स्टार है। ठीक है, तारे इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ में इसमें ग्रह, जैसे कि पृथ्वी है तो ये ग्रह है, तो इसमें प्लैनेट शामिल होते हैं। ठीक है, ग्रह है, तारे, उसके बाद में है गैस होती है, इसमें आकाशगंगा में गैस शामिल है। उसके अलावा धूल के कण इसमें शामिल है। धूल के कण भी आकाश में होते, इस तरह गैस की तरीके से दिखाई देती है। धूल के कण शामिल है इसमें। ठीक है, क्षुद्र ग्रह शामिल है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं ना, टुकड़े होते हैं। ग्रह बड़ा ग्रह होता है, टूट जाता है, उसका टुकड़ा बन जाता है, तो वो एस्टेरॉइड कहलाता है, वो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। तो वो क्षुद्र ग्रह इसमें शामिल है। ठीक है, उल्का पिंड, जो कॉमेट्स वगैरह होता है ना, वो भी इसमें शामिल है। उल्का पिंड यानी कि कॉमेट्स वगैरह ये शामिल है। ये हैंड राइटिंग आपको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। देख लो, किसी को हैंड राइटिंग में दिक्कत हो तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई इसमें क्या है, क्या लिखा है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो सारी चीज़ें लिखी है। आकाशगंगा क्या है? इसमें तारे, ग्रह, धूल, काले पदार्थ, विशाल संग्रह, ये सारी चीज़ें ऐसे मिलकर बनी होती हैं। और एक बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पे बनी होती है, एकदम संग्रहण से होती है, और एक गैसों का झुंड की तरह दिखाई देते हैं, और एक आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे होते हैं, और ये आकाशगंगाएं कहलाती है। तो फिर से देखो, आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा एक गैसों का बहुत बड़ा समूह होता है। ठीक है, एक काला काला सा गैसों का बहुत बड़ा समूह होता है। इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है हमने देखा था। स्टार यानी कि तारे, प्लैनेट, ग्रह,
फिर हमने देखा था क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, फिर हमने बात किया था कॉमेट, धूमकेतु, फिर हमने बात की धूल के कण, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। किसमें? आकाशगंगा में शामिल होते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको बताना है हमारी आकाशगंगा कौन सी है, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं हमारी कौन सी आकाशगंगा है, पृथ्वी किस आकाशगंगा के अंतर्गत आती है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। कमेंट में आपको बताना है हमारी पृथ्वी की आकाशगंगाएं कौन कौन सी है। तो इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन में जवाब देना। सबसे पहले बताओ ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, पहला पॉइंट यदि जवाब दो। दूसरा पॉइंट ब्रह्मांड क्या होता है, उसके बाद बताओ आकाशगंगाएं क्या होती है, आकाशगंगाएं क्या होती है, क्या सूर्य है वो आकाशगंगा का हिस्सा है नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपको हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी आकाशगंगा में आती है। और चौथा आपके लिए क्वेश्चन है हमारी नज़दीकी, हमारी जो आकाशगंगा है उसकी नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, उसके नियर में जो आकाशगंगा कौन सी है। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, इस चारों क्वेश्चन का आंसर दो। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सिंपल शब्द है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो कोई वहाँ से लोड लेने वाली बात नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, भूलना नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं, भूलना नहीं है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा, आकाशगंगाएं देखी है और ब्रह्मांड के बारे में बात करिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सोलर मंडल, सौर मंडल या सोलर सिस्टम। अब सौर मंडल क्या होता है या सोलर सिस्टम क्या होता है, इसको समझो, ये समझो आप। ये क्या है, हमारा सन है। सन को क्या कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। जब हम जैसे एनसीईआरटी में भी सारी बातें लिखी हुई है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा है जो प्राचीन समय है ना, ये जो सन है या सूर्य है इसको क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था सौर। अब सौर से बना था सोलर सिस्टम, सौर इसकी फैमिली है तो वो सोलर फैमिली कहलाएगी। तो ये सौर जो शब्द है ना यहाँ से निकला है सोलर सिस्टम। सन को सौर कहा जाता था और सौर का जो फैमिली है उसे सोलर फैमिली, और सोलर फैमिली से सोलर सिस्टम निकला है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहला होता है सन। ठीक है, सन। अब इसके ग्रह होते हैं। अब ग्रह कौन कौन से होते हैं, सन के 8 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, 8 ग्रह है। हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की, एक बार ध्यान से फिर से आपको समझाता हूं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। सोलर सिस्टम एक तो आता है सन यानी कि सूर्य, इसके 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन कौन से हैं उसको पढ़ने से पहले अभी आप इतना ध्यान रखो, हम आगे थोड़ी देर बात करें, थोड़ी देर आगे ही बात करने वाले हैं कि 8 ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, 8 ग्रह। इसके अलावा क्या चीज़ आती है सोलर सिस्टम के अंतर्गत, इसके अलावा उपग्रह, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं ना, उपग्रह। वो पृथ्वी से छोड़े जाने वाले, वो कृत्रिम सैटेलाइट नहीं, एक प्राकृतिक सैटेलाइट भी होते हैं। एक तो हम जो हमारी इसरो वगैरह द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, इससे भी सैटेलाइट कहते हैं, तो वो सैटेलाइट अलग है। जैसे एक अलग सैटेलाइट भी होते हैं, ठीक है, उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा है वो उपग्रह है, तो वो उपग्रह है, वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो सोलर सिस्टम के 8 ग्रह है, उपग्रह है। उपग्रह के अलावा क्या चीज़ आएगी इसमें, उपग्रह के अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड में क्या क्या आएगा, एस्टेरॉयड आएगा, उल्का पिंड आएगा, ठीक है, मीटियोरॉइड्स आएंगे, क्षुद्र ग्रह आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें शामिल है। तो सन, जो सन का सोलर सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सन के सोलर सिस्टम में सूर्य के 8 ग्रह है, उसके बाद में उपग्रह है, उसके बाद में खगोलीय पिंड जैसे कि क्या क्या, एस्टेरॉयड है, मीटियोरॉइड्स है यानी कि क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, धूल के कण है, गैसें हैं, वो सारी चीज़ें मिलके क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। तो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम 8 ग्रह प्लस उपग्रह वगैरह इनका एक समूह है, जिनका जो सेंटर है वो कौन है, जिनका सेंटर है वो सन है, सूर्य है। सूर्य उनका केंद्र है। ये सारे हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। जैसे कि उपग्रह है वो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर यानी कि सन के चारों ओर यानी कि स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम किस किस से बनता है, बेसिक शब्द, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी सोलर सिस्टम होता क्या है। कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोलर सिस्टम क्या होता है और इसका मुखिया कौन होता है, उसका मुखिया होता है वो सूर्य होता है। कौन होता है, हेड सूर्य होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसका सूर्य की भूमिका बढ़ जाती है। सूर्य होता है ना, तो सबको जो आसपास के जितने भी ग्रह है, ठीक है, जो भी एस्टेरॉयड है, जो भी इन है, मतलब उपग्रह वगैरह है, उनको जो ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है, लाइट मिलती है, वो सूर्य से मिलती है।
ये जो ग्रह होते हैं इन सबको लाइट कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सूर्य इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य की बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड इन सबसे मिलकर बना हुआ है। इसमें गैस के कण भी शामिल है, धूल के कण भी शामिल है। तो इन सबसे मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ की। सन के बारे में बात करी। सन क्या है? एक स्टार है। बात करें अगर अर्थ, EARTH, अर्थ यानी होता है पृथ्वी। तो ये क्या है? ये एक है प्लानेट। क्या है? ये एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। अब बात करें पृथ्वी की, तो ये सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी है। जैसे यहाँ पर सूर्य है, उसके तीसरे नंबर पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे कौन सा है? सन है। ये दोनों के बारे में भी बात करेंगे। ऐसे मत सोचना कि कुछ भी चीज़ें छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। तो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? वो पृथ्वी है। सूर्य का थर्ड नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वो अर्थ है। तो अर्थ क्या है? एक ग्रह है। ये सूर्य का सबसे तीसरा नज़दीकी ग्रह है। तीसरा मतलब तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद में ये आकार के बारे में बात करें, इसका आकार है ना, तो उसमें ये 5वें स्थान पे आता है। किसमें? तीसरे नंबर पे आता है। दूरी में ये तीसरे नंबर पे आता है। जैसे फिर से समझो, ये सूर्य है, इससे अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे आता है। अगर हम बात करें आकार की, आकार यानी कि साइज की, तो इस साइज में 5वें स्थान पे आता है। अब आकार में पहले स्थान पे कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि दूरी में तीसरे स्थान पे आता है पृथ्वी, आकार में कितने स्थान पे आता है पृथ्वी? तो 5वें स्थान पे आता है। ठीक है, आकार में कितने स्थान पे आता है पृथ्वी? तो वो 5वें स्थान पर आकार में आता है। चीज़ें याद रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें पृथ्वी की, तो इसका शेप कैसा है? अगर कोई पृथ्वी के शेप के बारे में बात करें तो इस प्रकार की शेप है, जियोइड शेप है। जियोइड मतलब ये जो ध्रुव होते हैं ना, यहाँ से ये झुकी हुई है, ध्रुवों से ये इस प्रकार से झुकी हुई है। तो ये किस प्रकार का शेप है? ये एक प्रकार का जियोइड शेप है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, ना पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी जियोइड शेप की है। ऑफिशियल इसका जो नाम है, रियल नाम है, वो क्या है? पृथ्वी है वो जियोइड शेप की बनी हुई है, यानी कि कोनों से ये झुकी हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई है। तो अब हम बात करते हैं खगोलीय पिंडों की। अभी खगोलीय पिंड क्या होता है? इसे कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी। खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। अभी सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सेलेस्टियल मतलब होता है खगोलीय। खगोलीय मतलब जो भी आकाश में मौजूद है। खगोलीय से आप ऐसे समझो, खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। अब क्या होती है सेलेस्टियल बॉडी? आकाश में मौजूद कोई भी पिंड हो, चाहे वो कोई ग्रह हो, चाहे कोई उपग्रह हो, चाहे कोई स्टार हो। आकाश में मौजूद कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, कोई भी स्टार हो, जो आकाश में चमकता रहता है, जो आकाश में दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है। यानी कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा या जो भी आकाश में दिखाई देता है हमें रात को और चमक रहा हो, चाहे उपग्रह हो जो चमक रहा हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? वो सारी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाएगी। यानी कि जब हम रात को आकाश में देखेंगे तो हमें जो भी चमकती चीज़ें आकाश में दिखाई देगी, वो सारी सेलेस्टियल बॉडी है, वो सारी है वो खगोलीय पिंड है। यानी कि पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है। अगर पृथ्वी चमक रही है तो पृथ्वी खगोलीय पिंड है, अगर चमक नहीं रही है तो पृथ्वी खगोलीय पिंड नहीं है। तो आकाश में जो भी चमकती, तो ऐसे तो कहोगे चंद्रमा भी है, वो खगोलीय पिंड नहीं है क्योंकि चमकता नहीं है। बट ये सूर्य की किरणों के कारण परावर्तित होकर चंद्रमा चमकता है, इसलिए चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है क्योंकि चंद्रमा है वो चमकता है, और पृथ्वी एक खगोलीय पिंड नहीं है क्योंकि पृथ्वी है वो चमकती नहीं है, अर्थ पे कोई लाइटिंग नहीं है, इस वजह से अर्थ है वो खगोलीय पिंड नहीं है, चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो हमें दिखाई देते हैं कि छोटे छोटे तारे होते हैं, ये खगोलीय पिंड है। हाँ, ये हमें रात को 4 तारे जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये सारे हैं वो खगोलीय पिंड है। अब ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं और कुछ छोटे भी हो सकते हैं। छोटे इन द सेंस कि बिल्कुल इतने छोटे तो नहीं है, बट फिर भी जैसे चंद्रमा है पृथ्वी का 1/4 है, तो इतने हो सकते हैं। और कुछ बहुत बड़े होते हैं, जैसे चंद तारे वगैरह है, ये बहुत बड़े होते हैं। ये दूरी के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं। और ये जनरली गैसों के बने होते हैं, कई मिट्टी वगैरह भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो गैसों के बने होते हैं।
अब इनकी अपनी रोशनी होती है, इनकी अपनी ऊर्जा होती है, ठीक है। और रोशनी और ऊर्जा वाले जो खगोलीय पिंड है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्टार, ठीक है। हम देख रहे थे स्टार किसे कहा जाता है, तारे किसे कहा जाता है। बात करें तारों की तो ऐसे सभी खगोलीय पिंड, क्या देख रहे हैं हम, तारे किसे कहा जाता है। सबसे पहले मैंने देखा खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जो आकाश में रहते हैं, चमकते हैं और समूह में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब स्टार किसे कहा जाता है, तारे किसे कहा जाता है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास में अपनी खुद की ऊर्जा है, जैसे चंद्रमा के पास में अपनी खुद की कोई ऊर्जा नहीं, ना कोई अपना प्रकाश है, ना कोई अपनी उष्मा है, तो चंद्रमा है वो तारा नहीं कहा जाएगा। बट ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास में अपनी खुद की ऊर्जा है, खुद की अगर प्रकाश है, खुद की लाइट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो तारा कहलाएगा। तो तारा किसे कहा जाता है? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास में खुद की उष्मा है, खुद की ऊर्जा है, खुद का प्रकाश है, तो ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाएंगे? ऐसे खगोलीय पिंड है वो तारे कहलाएंगे। तो स्टार किससे कहा जाता है? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ऊर्जा है, खुद की उष्मा है, खुद का प्रकाश है, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाएगा। क्या चंद्रमा एक तारा है? चंद्रमा एक तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास में खुद की कोई ऊर्जा, उष्मा या लाइटिंग नहीं है। ये सूर्य से प्रावर्तिक किरणों के कारण चमकता है, तो ये खगोलीय पिंड तो है बट ये एक तारा नहीं है। ये चीजें समझ में आ गई। खगोलीय पिंड में डिफरेंस क्या होता है और तारों में क्या डिफरेंस होता है। तारा स्टार जो कि खुद की ऊर्जा है, और खगोलीय पिंड जो चमकते हैं, किसी भी कारण से चमकते हैं, तो वो खगोलीय पिंड कहा जाएंगे। चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही सारी चीजें। और हमारा जो तारा कौन सा है? सूर्य एक प्रकार का तारा है जो हमारा सोलर सिस्टम को पूरा मैनेज करने का काम करता है। तो सेलेस्टियल बॉडी आपको समझ में आ गई होगी। रात में जो तारे चमकाते हैं वो सारी सेलेस्टियल बॉडी है, उनकी रोशनी होती है, ये सारी चीजें। अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नक्षत्र, यानी कि कॉन्सलेशन। नक्षत्र क्या होते हैं? अब नक्षत्र कहीं वो तो नहीं जो हम देखते हैं हमारा कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे, कौन से में नहीं पैदा हुए थे, तो वही नक्षत्र है। यानी कि तारे वारे होते हैं ना, इनकी स्थिति देख के आजकल में बताया जाता है, जो हमारे जो भी पंडित वगैरह, वो पंडित जी वगैरह जो भी बताते हैं, तो उन तारों की स्थिति देख को ही बताते हैं। तो अब नक्षत्र होते क्या हैं? बात करें नक्षत्र की तो सिंपल भाषा में दो शब्द समझना आप। नक्षत्र मतलब दो शब्द समझना। एक तो होगा समूह, एक शब्द होगा समूह, और दूसरा होगा तारों का। समूह और तारों का, यानी कि तारों का समूह, तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है, तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है। यहाँ पे तीन शब्द हो गए, एक तो समूह है, तारा है, पैटर्न है। तो नक्षत्र किसे कहा जाता है, ये अगर चीज आपको याद रखनी है तो तारों का ऐसा समूह जो आकाश में पैटर्न बनाता है क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है, कॉन्सलेशन कहलाता है। तो नक्षत्र किसे कहते हैं? कि तारों का ऐसा समूह जो पैटर्न बनाता है। तारा होना चाहिए उसमें वर्ड, उसमें समूह वर्ड होना चाहिए, उसमें पैटर्न होना चाहिए। अगर तीनों वर्ड साथ में आ रहे तो क्या कहलाएगा? कॉन्सलेशन या नक्षत्र कहलाएगा। स्टार का ऐसा ग्रुप जो क्या करता है? पैटर्न क्रिएट करता है, वो क्या कहलाता है? कॉन्सलेशन कहलाता है। तारों का ऐसा समूह जो पैटर्न क्रिएट करता है वो क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र तारों का ऐसा समूह जो पैटर्न क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो तारों का समूह है, यहाँ पे पैटर्न लिखा है, तो क्या कहलाएगा? वो कॉन्सलेशन या नक्षत्र कहलाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब नक्षत्र की अगर उदाहरण की बात करें, उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एक नक्षत्र है उर्सा मेजर, इसे बिग बियर भी कहा जाता है। बिग बियर क्या है? एक तारामंडल है, एक नक्षत्र है, ये नक्षत्र एग्जाम्पल है, इसे उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है। और दूसरा है वो सप्तऋषि है। अभी यहाँ पे समझो, ये है उर्सा मेजर, ये इसकी बालू के जैसे आकृति, इसलिए इसे बिग बियर भी कहा जाता है। बिग बियर, बिग बियर क्यों कहा जाता है? इसका आकार देखो भालू जैसा बना हुआ है। यहाँ पे दो तारे, एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ पे, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, इस प्रकार से तारे बने हुए, और पूरा इस प्रकार से बनाएंगे तो एक भालू जैसा आकार बन जाएगा। तो ये क्या है? ये बिग बियर या उर्सा मेजर है। ठीक है, बिग बियर या उर्सा मेजर है। तो यहाँ पे देखो ये है, एक तारा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से तारा बना हुआ। तो ये क्या है? ये इसे बिग बियर भी कहा जाता है, ग्रेट बियर कॉन्सलेशन भी कहा जाता है, उर्सा मेजर भी कहा जाता है। तो उर्सा मेजर क्या है? उर्सा मेजर एक नक्षत्र है। अगर कोई पूछे आपको कि नक्षत्र का उदाहरण बताओ, तो आपको उर्सा मेजर बताना है। और उर्सा मेजर क्या है? तो ये एक नक्षत्र है या कॉन्सलेशन है। और उर्सा मेजर का आकार कैसा है? बिग बियर के जैसे बड़े भालू की तरह इसका आकार दिखाई देता है। रात में तारे हैं, इस प्रकार से इनका पैटर्न बनेगा और वो दिखाई देगा, इसे कॉन्सोलेशन कहा जाएगा। और ये कॉन्सोलेशन का नाम क्या है? उर्सा मेजर इसका नाम है।
चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 तारों का एक समूह भी है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सप्तऋषि। 7 तारों का एक समूह है, 1 2 3 4, 3-4 तारे हो गए, और ऐसे मिला के 7 तारों का, ये 3 तारे ये है, 4 तारे ये, 7 तारों का एक समूह है। और ये 7 तारों का समूह मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है सप्तऋषि है। तो अगर आपको ध्रुव तारे को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें सप्तऋषि आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर 2 नक्षत्र है, एक तो सप्तऋषि है जो कि 7 तारों का एक समूह है, एक क्या है, अर्सा मेजर है। अब अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर एक नक्षत्र है। तो नक्षत्र आपको समझ में आ गया, नक्षत्र क्या होता है, तारों का समूह। तो यहाँ पे तारे हैं, उनका समूह है, और एक पैटर्न भी बन रहा है, अलग अलग तारे भी है, एक समूह भी बन रहा है और एक पैटर्न भी बन रहा है, इसलिए इसे नक्षत्र कहा जाता है। और इस नक्षत्र का नाम क्या है, अर्सा मेजर इसका नाम है, ठीक है। और इसका आकार कैसा बन रहा है, बड़े भालू की तरह बन रहा है, बिग बियर की तरह बन रहा है। और यहाँ पे सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि भी एक 7 तारों का समूह है, ये भी एक नक्षत्र है। और ये सप्तऋषि तारे हैं ना, इनका उपयोग किया जाता है, ध्रुव तारा होता है उसको आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। और ये ध्रुव तारा है उसका यूज किया जाता है दिशा देखने में। हमें अगर पुराने टाइम में दिशा का पता करना होता था, डायरेक्शन का पता करना होता था, तो हमें वो ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता था। अब इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो आगे हम देखेंगे, ध्रुव तारे को पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, नक्षत्र समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अर्सा मेजर क्या है वो चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 7 जो तारे हैं इनका समूह है, इन्हें क्या कहा जाता है, अर्सा मेजर कहा जाता है, और इन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पोलर स्टार, जिसे पोल स्टार या इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब ये ध्रुव तारा होता क्या है, यहाँ पे देखो, ये रहा ध्रुव तारा, ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का समूह ऐसे ये बन रहा है इस प्रकार से। तो ये भी क्या हो गया, एक कॉन्सलेशन हो गया, ये एक नक्षत्र बन गया। और इसे आइडेंटिफाई किया जाता है ध्रुव तारा। 5 तारे यूँ, 7 तारे यहाँ पे हो गए, और जब यहाँ से आप देखोगे ना तब आपको दिखाई देगा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा सबसे पहले कहाँ होता है, कौन सी दिशा में होता है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। दूसरा पॉइंट, ध्रुव तारा एक ही स्थिति में होता है, इसकी स्थिति कभी नहीं पलटती, ये आपको यही देखा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ध्रुव तारे को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए कौन सी तारों का उपयोग किया जाता है, तो सप्तऋषि तारों का उपयोग किया जाता है। ध्रुव तारे को पहचान करने के लिए 7 तारों का एक समूह है, उसकी पहचान करके हम ध्रुव तारे को पहचान करते हैं। फिर ध्रुव तारे का यूज क्यों किया जाता है, दिशा को पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता था। ध्रुव तारा का उत्तर दिशा में था, तो इसकी उल्टी दिशा कौन सी थी, दक्षिण होगी, और फिर हाथों से देख के पूर्व और पश्चिम दिशा को ज्ञात किया जाता था, ठीक है। तो ध्रुव तारे का उपयोग है वो दिशा को ज्ञात करने में या दिशा ढूंढने में किया जाता था। अब इन सब पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे देख लो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति, जैसे ये आदमी है, ये आदमी है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, ठीक है। अब खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर स्थित है। पूर्व में कहाँ पर है, पूर्व में, ये वर्ड याद रखना, पूर्व में 5 किलोमीटर स्थित है। अभी 5 किलोमीटर दूरी पर, मतलब इससे 5 किलोमीटर स्थित है। उसके पास दिशा जाने के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे की पहचान किया। उसके बाद में गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रास्ता अधिकतम सुविधाजनक होगा, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा था व्यक्ति, अब इसे जाना था 5 किलोमीटर, इसकी पूर्व दिशा में इसका गांव है। अब इसने ध्रुव तारे की पहचान करी, ध्रुव तारा कहाँ था, उत्तर दिशा में होगा। तो अब ये यहाँ से किस दिशा में चलेगा कि इसका घर है वो जल्दी आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या था उस टाइम में, पहला जो ऑप्शन था वो था ध्रुव तारा की दिशा में, यानी कि इसी दिशा में चलना स्टार्ट कर दे तो उसको घर मिल जाएगा। दूसरा है ध्रुव तारा की विपरीत दिशा में, इस दिशा में चलना स्टार्ट कर दे। तीसरा क्या है, ध्रुव तारा की बाईं ओर, बाईं मतलब यहाँ खड़ा तो इस ओर चलना स्टार्ट कर दे। और डी में क्या है, ध्रुव तारा के दाईं ओर, दाईं, ये बाईं, ये विपरीत, और ये ध्रुव तारा की इस दिशा में। तो आपका उत्तर बताना है कि किस दिशा में वो चलना शुरू करेगा, तब जाके उसे उसके घर मिलेगा। तो आप बताओ उत्तर में क्या उसका उत्तर आना चाहिए। तो वो उत्तर है वो ध्रुव तारे की बाईं, यहाँ पे ध्रुव तारा है तो बाईं तारा, जैसे कि इधर हो जाएगा पश्चिम, जैसे इस तरह से खड़ा है तो पश्चिम हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूर्व, तो ये उस ओर चलना शुरू करेगा।
तो इस प्रकार से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको है ना आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन दिखाया था, आपको समझ में आएगी यूपीएससी किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है। अब समझ में आ गया यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझना है ना, इस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, अब है ना कल हमें यहाँ से देखेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, सन क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, ट्रिक कैसे, ये सारी चीज़ें हमें वो कल आराम से देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम हो गया है और ज़्यादा पढ़ने पर लोग बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का लेक्चर करते हैं। कल हम डिटेल से देखेंगे आगे वाली चीज़ें। तो देखो चीज़ें क्या क्या देखनी है आपको। एक तो आपको ब्रह्मांड के बारे में आज देख के आना है, ब्रह्मांड क्या होता है, मैं पॉइंट बताता हूँ। एक तो ब्रह्मांड के बारे में आज हमने पढ़ा और आपको आइडिया भी होना चाहिए, टाइम लग जाए पर आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। दूसरा हमने गैलेक्सी चीज़ देखी थी, गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है। तीसरा हमने नक्षत्र देखे थे। चौथा हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी क्या होती है, ये चीज़ें देखी थी। फिर ध्रुव तारों के बारे में बात की, ध्रुव तारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा किया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल लाएंगे, उसमें आगे वाली चीज़ें देखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो और एनसीईआरटी अब है वो सीरियस तरीके से स्टार्ट कर दो। हमें जल्द से जल्द ये चीज़ें खत्म करनी है, आगे वाली चीज़ें हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।